हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग CUT यानी हम कह सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के अंतर्गत विभिन्न प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो यह सेकेंड डोमेन एंड डोमेन सेकेंड के अंतर्गत हम लोग भूगोल प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे, जिसमें 50 प्रश्न आपको मिलेंगे और उसमें 40 आपको करने हैं और इसके लिए 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। हर डोमेन में जो सेकेंड डोमेन है, सेक्शन सेकेंड है, जो आर्ट्स डोमेन की हम बात करेंगे। आर्ट्स डोमेन में हर विषय के लिए आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, 40 करने हैं और समय आपको 45 मिनट मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं कि हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। लेकिन एक प्रश्न आता है कि भूगोल शब्द के, यानी हम कह सकते हैं भूगोल शब्द के जनक किसको माना जाता है? अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो हम इरेटोस्थेनिस लगाएंगे। लेकिन अगर पूछता है फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के जनक कौन है, तो उसे हम हिकेटियस लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संभववाद का जनक माना जाता है? तो संभववाद के जनक की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी सही है। पॉल विडाल डी ला ब्लास को संभववाद का जनक माना जाता है। हम लोग मानव भूगोल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल के जन्म की जब बात आती है तो उसमें फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजल मानव भूगोल के जनक के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने नियतिवाद का जन्म दिया है। पर्यावरणवाद का ये जनक माने जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के तरफ। किस भूगोलवेत्ता का संबंध राजनीति अध्ययनों से नहीं है? किस भूगोलवेत्ता का संबंध राजनीतिक अध्ययनों से नहीं था? तो ऑप्शन सी सही है। डडले स्टाम जो भूगोलवेत्ता हैं, इनका संबंध राजनीतिक अध्ययनों से नहीं था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मानव भूगोल में मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? तो आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, यानी क्षेत्रीय आधार पर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर हम 5वें के तरफ चलते हैं। 5वें में देखते हैं कि नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? अक्सर प्रश्न पूछता है। मानो जो भूगोल की जो हम कह सकते हैं मुख्य विचारधाराएं हैं वो 3 हैं, जिसको नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा, बिल्कुल आपको बताए थे कि जो नियतिवाद है वह फ्रेडरिक रेटजल हैं और संभववाद पॉल विडाल डी ला ब्लास हैं और नव निश्चयवाद रुको अथवा जाओ ग्रिफिथ टेलर, यानी टेलर का काम है जोड़ना। तो नव निश्चयवाद के जनक कौन है? यह ग्रिफिथ टेलर, यानी संभववाद और नियतिवाद को जोड़ करके यह एक नव निश्चयवाद की संकल्पना को दिया है। तो इस तरह से हमने कहा कि रुको और जाओ निश्चयवाद का जो न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं उसके जो जनक हैं वह ग्रिफिथ टेलर, जी टेलर के नाम से इनको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6वें पे चलते हैं। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप जो है वो द्वितीय जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और एशिया महाद्वीप आपकी बात करते हैं तो प्रथम है, और यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो द्वितीय है। प्रश्न नंबर हम 7वें के तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो यह है दक्षिणी पूर्वी एशिया। यानी ये क्या है? ये विरल नहीं है, यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। जनांकीय संक्रमण में
शीघ्र वृद्धि वाला अवस्था कौन सी होती है? शीघ्र वृद्धि, जिसमें बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, वो कौन सी है? तो यह दूसरी है। आपने देखा होगा एक ग्राफ हमारी वीडियो में आप देखे होंगे, तो ऐसे आपका एक ये पैरेलल एकदम फर्स्ट अवस्था में है, दोनों जब चलता है यानी मृत्यु दर जन्म दर दोनों निम्न है, और उसके बाद आपको ये एक अवस्था मिलता होगा, इस तरह का मिलता है। यानी ये जो द्वितीय अवस्था है इसमें ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होती है, फिर उसके बाद ज्ञान मान हो जाते हैं लोग, शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा सब सुधर जाता है, उसके बाद जनसंख्या स्थिर अवस्था में चला जाता है। तो नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यूरोपीय देशों में लिंग अनुपात अनुकूल होने का मुख्य कारण क्या है? यूरोपीय देशों में लिंग अनुपात के अनुपात होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन बी सही है, पुरुषों का जो उत्प्रवास होता है यह लिंगानुपात अनुकूल होने का यह मेन कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर, मानव विकास में समता का अभिप्राय क्या है? मानव विकास में समता का अभिप्राय क्या है? तो अवसरों की समानता ही समता का अभिप्राय है। अवसरों की समानता ही क्या है? यह समता का अभिप्राय है। प्रश्न नंबर हम 11 की तरफ चलते हैं। तो 11 में देखते हैं, विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है? वाणिज्य का मतलब है कि व्यापार के दृष्टिकोण से पशुधन पालन किस क्षेत्र में है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से? तो ऑप्शन आपका 11 का डी है, न्यूजीलैंड। कहाँ पे है? ऑप्शन डी है, न्यूजीलैंड। प्रश्न नंबर, उद्यान कृषि यूरोप के किस देश में सर्वाधिक प्रचलित है? उद्यान कृषि यूरोप में सर्वाधिक कहाँ पे प्रचलित है? तो ये ऑप्शन डी सही है, नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में उद्यान कृषि यूरोप के किस देश में सर्वाधिक प्रचलित है? तो नीदरलैंड में। प्रश्न नंबर हम 13वें पे चलते हैं। ये देखते हैं, निम्न में किसे वनों पर आधारित उद्योगों के श्रेणी में रखा जाता है? तो लाख उद्योग जो है वनों के श्रेणी पे आधारित रखा जाता है। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं, पंचम क्रिया के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? पंचम क्रिया के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो यह है आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, इसे शामिल नहीं किया जा सकता है। पंचम क्रिया के अंतर्गत बैंकों को शामिल नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर हम लोग 15 नंबर चलते हैं कि चतुर्थ क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को क्या कहा जाता है? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत जो श्रमिक होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसे गुलाबी कॉलर के नाम से जानते हैं। अगर पंचम क्रिया की बात आती है तो उसे हम स्वर्ण क्रिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो लेकिन पूछ रहा है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत, तो ये है आपका गुलाबी कॉलर के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला सड़क कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये ऑप्शन डी आपका सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर हम 17 की तरफ चलते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे प्रमुख रेल मार्ग कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे प्रमुख रेल मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है आपका, ब्यूनस आयर्स बेल्फराजी। ये ऑप्शन सी सही है, संयुक्त अमेरिका का सबसे प्रमुख रेल मार्ग है। बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस देश की है? किस देश की है? तो ऑप्शन बी है, यह यूएसए की है, यानी ये यूएसए की है। यानी बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस देश की है? उपग्रह संचार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? उपग्रह संचार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए सही है, 1970 में उपग्रह संचार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर
हम 20 और 21 के तरफ चलते हैं। गैट को किस वर्ष WTO में बदल दिया गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में गैट को कब बदल दिया गया? तो ऑप्शन डी सही है, 1995 में। ऑप्शन डी सही है, 1995 में। 1995 में गैट को WTO में बदल दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर में किन सुविधाओं का होना आवश्यक है? प्रदूषण रहित पर्यावरण, समस्त व्यक्तियों के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, सामुदायिक भागीदारी निभाना, और ये ऑप्शन डी आपका सही है। 22वें नंबर की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है? नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो आपने देखा होगा, ये जनसंख्या के आधार पे, व्यावसायिक संरचना के आधार पे, प्रशासनिक आधार पे, यानी उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। प्रश्न नंबर हम 23 के तरफ चलते हैं कि ग्रामीण बस्तियों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? ग्रामीण बस्तियों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? तो विन्यास के आधार पे भी सही है, कार्य के आधार पे भी सही है, आकृति के आधार पे सही है, यानी ये आपका सभी है, ये सभी। नियोजित बस्तियां किसके द्वारा बसाई जाती है? तो सरकार के द्वारा, यानी सिस्टमेटिक जो बस्ती आप बनाई जाती है वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जो मानक को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हम 25वें नंबर पे चलते हैं। जिन बस्तियों का विकास नदी घाटियों तथा उपजाऊ मैदानों में होता है वो कहलाती है, मतलब ऐसे घाटियों का, बस्तियों का निर्माण जहाँ पे माने नदी घाटियों उपजाऊ जगह पे होती है उसे हम कहते हैं संहत बस्ती, उसे हम कहते हैं संहत बस्ती। भारत की संपूर्ण जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1881 में, यानी 27 फरवरी को 1881 में हुआ था, जो संपूर्ण जनगणना की शुरुआत की बात की जाती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यह 27 नंबर पे कि भारत सरकार के युवाओं के चहुमुखी विकास हेतु किस वर्ष युवा नीति बनाई गई? तो 2003 में यह चहुमुखी विकास के लिए युवा नीति बनाई गई। राष्ट्रीय युवा नीति तो बहुत बार बनाई गई, लेकिन युवाओं के चहुमुखी विकास हेतु तो हम 2003 की बातें करते हैं। प्रश्न नंबर भारत में मानव विकास सूचकांक के प्रमुख कारक हैं। भारत में मानव विकास के सूचकांक के प्रमुख कारक हैं, तो हम देख सकते हैं ये ऐतिहासिक कारक भी सही है, सामाजिक भी सही है, राजनीतिक, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। सर्वाधिक अप्रवासियों के साथ कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पे, यहाँ से कम लोग बाहर जाते हैं। प्रश्न नंबर 30वें पे चलते हैं। किसने कहा था कि औद्योगिकरण नैतिकता, पर्यावरण, आध्यात्मिक के ह्रास का कारण है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने ये बातें कही थी। ऑप्शन डी सही है। वर्ष 2011 में भारत का नगरीकरण निम्न में से कितना था? 2011 में, तो 2011 की बात करते हैं तो 31.1% था। नेक्स्ट चलते हैं हम 32 नंबर पे। 32 नंबर पे चलते हैं। एक महानगर में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? एक महानगर में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 10 लाख न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। विभिन्न युगों में नगर के विकास के आधार पर नगरों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो आप कह सकते हैं 3 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, पल्ली बस्तियां क्या होती हैं? पल्ली बस्तियां क्या होती हैं? तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन सी सही है। छोटे छोटे गाँव के समूह को हम पल्ली बस्ती कहते हैं। छोटे छोटे गाँव के समूह को हम पल्ली बस्ती कहते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर पे हम चलते हैं।
गुच्छित बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? गुच्छित बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इसके हिसाब से हम कहते हैं कि जो नागालैंड है वो नागालैंड में गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अनाज का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन सी है 54% भाग पर भारत में बोए गए लगभग जो उत्पादन होता है 54%। भारत में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन कितना है? यानी हम कह सकते हैं ये 432 घन किलोमीटर है, 432 घन किलोमीटर है। वर्तमान में भारत में कितने तेल शोधन कारखाने हैं? तो ऑप्शन सी सही है, 23 तेल शोधन कारखाने हैं भारत में। ज़्यादा थे लेकिन अभी समय कम हो गए हैं। टाटा लौह इस्पात उद्योग कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ऑप्शन ए सही है, 1907 में। भारत के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, कृषि में व्यापक सुधार करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो ऑप्शन डी सही है, ए सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 41। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस एक नगर को आपस में नहीं जोड़ती है? तो भोपाल को नहीं जोड़ती है। भोपाल को क्या करती है? यह नहीं जोड़ती है। प्रश्न नंबर, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 43 पे कि अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अंतःस्थलीय, तो ऑप्शन सी है 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था तो वर्ष 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा में। ये उड़ीसा में यह पारादीप बंदरगाह स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? तो वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है। निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग ठोस अपशिष्टों के कारण होता है? ठोस अपशिष्टों के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं टाइफाइड भी सही है, गला घोंटू भी सही है, हैजा भी सही है। यानी ये सभी रोग ठोस अपशिष्टों के कारण होता है। नेक्स्ट हम 47 के तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से लक्षण, कौन से लक्षण गंदी बस्तियों के सूचक है? कौन से लक्षण गंदी, यानी बहुत अधिक भीड़ भाड़, ये भी सूचक है। पटरियों के किनारे बसी बस्तियां, ये भी सही है। गंभीर जोखिम युक्त, यानी ये सही है, यानी ऑप्शन डी जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रामीण शहरी प्रवास का प्रतीक हो रहा है? तो नगरों में मजदूरी की मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अधिक अवसर, असंतुलित विकास। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। यानी हम कह सकते हैं ए और सी, यानी हम ए और सी, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें ए और सी सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि निम्न भू निम्नीकरण के प्रमुख कारण है। तो मृदा अपरदन, लवणता, भू साक्षरता, यानी ए आपका डी सही है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।